गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम नवतरंग हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ नंबर 1 रीड करेंगे, भाषा और व्याकरण। ये हिंदी व्याकरण की पुस्तक है आपकी। भाषा और व्याकरण के बारे में तो आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम सुनकर समझते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या हुई? भाषा। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो भाषा के द्वारा ही पढ़ा पा रही हूँ। भाषा नहीं होगी तो मैं अपनी बात आपको कैसे समझाऊंगी? नहीं समझा सकती ना। तो जो भाषा है वो विचार विनिमय के लिए बहुत ही ज़रूरी माध्यम है। अब है व्याकरण। व्याकरण का क्या काम है? भाषा जो मैं प्रयोग कर रही हूँ, अगर व्याकरण नहीं होगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पहले क्या आएगा सेंटेंस में, वाक्य में। कर्ता आएगा, कर्म आएगा, क्रिया आएगी। तो ये सब कौन जानकारी देता है हमें? ये सब जानकारी देता है व्याकरण। व्याकरण से ही हमें भाषा का शुद्ध रूप प्राप्त होता है। अब करते हैं पाठ को शुरू। भाषा क्या है? मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव तथा विचार जागृत होते हैं। यानी कि कई प्रकार के जो विचार हैं, भाव हैं, मनुष्य के अंदर आते हैं। वह अनेक विषयों पर चिंतन करता है। चिंतन करना मतलब सोचना। वो अनेक विषयों के बारे में सोचता है। वह इन भावों और विचारों को प्रकट करना चाहता है। उसके मन में जो विचार आते हैं, भाव आते हैं, वो उनको कहना भी तो चाहता है ना, उनको प्रकट करना चाहता है। इसी प्रकार वह दूसरे के मन में उठने वाले भावों और विचारों को भी जानना चाहता है। कई बार हम दूसरे के विचारों को भी जानना चाहते हैं। कभी वह बोलकर, कभी वह लिखकर और कभी संकेतों के द्वारा अपने जो मन के विचार हैं उनको प्रकट करता है। तो वही क्या होती है? भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है, और जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? ना ही बोलते हैं, ना ही लिखते हैं, और अपने विचार दूसरों को समझाते हैं। किसके द्वारा? इशारों के द्वारा। मतलब हाथों से संकेत दे दिया, आँखों से। तो वो उसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। ये दाईं ओर चित्र दिए गए हैं आपकी पुस्तक पर। क्या तुम जानती हो हमारे शहर में नया मॉल खुला है? एक लड़की दूसरी से पूछ रही है। हाँ, माता जी ने मुझे बताया, वो दूसरी लड़की उत्तर दे रही है। और थर्ड वाला जो चित्र है उसमें लड़का लिख रहा है। तो इनमें क्या समझाया गया है? जो ये चित्र है लड़की वाला, इसमें ये मौखिक भाषा में बात कर रहे हैं, और जो ये लड़के वाला चित्र है इसमें वो लिख रहा है, मतलब लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। दिए गए चित्रों को देखिए। पहले चित्र में रिया और परी बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। दूसरे चित्र में आदित्य पत्र लिखकर अपने मन की बात अपने चाचा जी को बता रहा है। बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलने में प्रयुक्त विभिन्न ध्वनियों के सार्थक समूह से अर्थपूर्ण शब्दों की रचना होती है। इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं और फिर इन वाक्यों से विचारों एवं भावों का आदान प्रदान किया जाता है। यही भाषा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? सबसे पहले क्या आता है भाषा में? वर्ण आते हैं। वर्ण मतलब क, ख, ग, ए, अनार, ये सारे वर्ण हैं। तो इन वर्णों से मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द, कोई भी शब्द हो गया तो वो वर्णों से मिलके ही बनता है। और शब्दों से मिलके क्या बनता है? वाक्य। सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, और वाक्य से होती है भाषा। भाषा बोलते हैं तो वाक्य का प्रयोग ही करते हैं हम। तो भाषा की परिभाषा हुई
भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब मुख से बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लोक व्यवहार में भाषा के इस रूप का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सबसे ज़्यादा हम क्या प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का ही, मुंह से बोलकर ही करते हैं ना भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग तो हम मौखिक भाषा से कम ही करते हैं। लिखित भाषा कौन सी होती है? जब भावों या विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। अब है भाषा के कुछ अन्य रूप। भाषा कितने रूप भी हैं? मातृभाषा भी होती है, राष्ट्रभाषा भी होती है और राजभाषा भी होती है। मातृभाषा समझेंगे हम सबसे पहले। मातृभाषा होती है वह भाषा जो बच्चा अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने परिवार में रहकर अपने घर पर ही सीखता है, वो होती है मातृभाषा। ठीक है। जैसे किसी बच्चे की माँ अगर पंजाबी बोलती है तो छोटा बच्चा क्या है, जो भाषा सुनेगा वही सीखेगा, तो वो भी पंजाबी ही सीख जाएगा, तो वो उसकी मातृभाषा बन जाएगी। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा वो होती है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकतर लोगों के द्वारा किया जाता है। मतलब जिस भाषा को ज़्यादा लोग बोलते हैं राष्ट्र के, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब है राजभाषा। राजभाषा कौन सी होती है? जिसमें राज्य के सभी सरकारी जो अफसर हैं उनके अंदर, सरकारी जो कार्यालय हैं उनके अंदर जिसमें काम किया जाता है, जिस भाषा के द्वारा सरकारी कार्यालयों में काम किया जाता है, वो होती है राजभाषा। अब है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा कौन सी है? देश के लोग पारस्परिक संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब आपस में संपर्क बनाने के लिए, कांटेक्ट बनाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो होती है संपर्क भाषा। जैसे पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों आदि में जो भाषा प्रयोग होती है वो हमारी संपर्क भाषा कहलाएगी। तो हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है, संपर्क भाषा भी हिंदी है। ठीक है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब है मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी होती है? अब कोई शब्द है उसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे उद्देश्य हो गया, उद्देश्य में हम आधा द और 2 बार द भी लगाते हैं, कई बार द के पैर में ही र भी बना देते हैं उद्देश्य में। तो मानक भाषा वो होती है जिसमें जो विद्वान लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा शब्द उचित है, कौन सा नहीं है। तो जो भाषा की जिनको ज़्यादा नॉलेज है या विद्वान, वो हिंदी वर्णमाला का मानक रूप निर्धारित करते हैं कि कौन से शब्दों का चयन किया जाना चाहिए और कौन से शब्दों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। उन्हीं के आधार पर जो है मानक भाषा बनती है, मतलब शुद्ध भाषा। भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान के अंतर्गत। कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है संविधान में। अब बोली आती है। बोली क्या होती है? बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोलते हैं। मतलब बोली किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही बोली जाती है, जबकि भाषा जो है व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर बोली जाती है। भाषा का प्रयोग राष्ट्र के ज़्यादा लोगों के द्वारा
किया जाता है। लेकिन बोली जैसे राजस्थान क्षेत्र है तो वहाँ पे क्या बोली जाएगी, राजस्थानी ही बोली जाएगी, तो सिर्फ राजस्थान में ही बोली जाएगी। लेकिन हिंदी जो है, हिंदी का प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं, तो हिंदी क्या हो गई, भाषा। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है और भाषा का प्रयोग होता है व्यापक स्तर पर। अब है उपभाषा। उपभाषा क्या होती है, जो ये बोली होती हैं जैसे हरियाणवी हो गई, राजस्थानी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, तो कई बार इन बोलियों में भी रचना हो जाती है, रचना कर देते हैं कवि अपनी। तो जब कवि इन बोलियों में अपनी रचना करते हैं तो रचना करने के कारण इसको उपभाषा कहा जाता है। लिपि क्या है, लिपि आप पढ़ते आ रहे हो 3rd क्लास से। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और इंग्लिश भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू है फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। तो सब भाषाओं की अपनी क्या है, लिपि है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर ही हम भाषा को समझते हैं और समझाते हैं। अध्ययन अध्यापन में व्याकरण के नियमों का विशेष महत्व है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। मतलब भाषा की जो शुद्ध जानकारी है कि हमें पहले कर्ता का प्रयोग करना है या कर्म का करना है या क्रिया का करना है, कारक कहाँ लगाना है, ये सारी जानकारी हमें व्याकरण से ही प्राप्त होती है। तो व्याकरण का काम है भाषा को शुद्ध करना। जैसे मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, वे जा रहा है, तो ये गलत है, तो इसका सही पता किससे चलेगा कि वे जा रहे हैं, कि वे के साथ है आता है, ये जानकारी हमें देता है व्याकरण। ओके। अब व्याकरण के विभाग कितने हैं, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम अध्ययन करते हैं वर्णों का, उनके प्रकारों का, उनके उच्चारण का। और शब्द विचार में हम अध्ययन करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द और बनावट के आधार पर शब्द। और वाक्य विचार में हम क्या अध्ययन करते हैं, वाक्य के भेद, शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्ह आदि, इन पर हम वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें हमने पढ़ा भाषा, भाषा के रूप, लिपि, व्याकरण, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा, ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इस पार्ट को समझने की कोशिश करना। इसकी असाइनमेंट मैं आपको कल सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स।